morning students. We are discussing the chapter Constitution. I think we completed this chapter and we are discussing about exercise of this chapter, question answers of the chapter Constitution, and we completed question number 1 and question number 3. So question number 1 and question number 3 अपना हो चुका था ना, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 पूरी एक्सरसाइज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से आप केयरफुली इनके आंसर्स सुनना, उसके बाद अपनी नोटबुक में इनको करना है. ठीक है, एक एक आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैं सीरीज वाइज आपको आंसर्स बताती हूँ, आप क्वेश्चन आंसर्स इनको सुनना, ठीक है, और समझना, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में आप इसको नोटबुक में करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका था व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए गवर्नमेंट. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक भी था जब मैंने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में से ही इसका आंसर निकल के आता है कि क्वेश्चन नंबर यही तो पूछा है इसने, व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, इसको आप आंसर फर्स्ट और इसको पॉइंट्स में इसके आंसर्स बताना है कि फर्स्ट it lays out the important guideline that the governed decision making within the various society of the country. गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है रिलेटेड टू वेरियस सोसाइटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के डिसीजन है उसको गाइडलाइन जो है वो कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, गवर्नमेंट के डिसीजन में, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ऑल आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So constitution work as a guideline of the government in the for matter of various society. Various society से related जो भी matter है, various department से related जो भी matter है, उसमें एक guideline का काम जो है वो constitution करता है. Second, it provide right to its citizen and protect their freedom. Constitution जो है अपने citizens को उनके rights प्रोवाइड करता है और उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, उसका एक एम ये भी है कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको एज ए प्रोटेक्टर वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी फ्रीडम को भी सेफ रखता है. हमें जो राइट टू फ्रीडम, हमें फ्रीडम जो है, हमें इक्वलिटी का राइट जो है, वो उसका सेफ गार्ड जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, इट इज द safeguard and protector of our rights, our freedom. Third, it lays down the rules to guard against the misuse of power of any representative. किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर उसकी पावर का, अपनी पावर का मिसयूज किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी एक सेफ गार्ड का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन. इट लेज डाउन द रूल्स. ओके, इसके अंदर एक रूल्स होते हैं, गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर. पॉलिटिकल लीडर के थ्रू उनकी पावर का मिसयूज करना. फोर्थ पॉइंट, इट सर्व एज द असिस्ट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल एज बाय विच कंट्री हैज टू बी गवर्न. किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस की जो जरूरत होती है, ऑल आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट प्रोवाइड rules and regulations of the country for their governance. गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट जो किसी कंट्री को गवर्न करती है उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, ऑल आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल्स एंड रेगुलेशन टू द गवर्नमेंट. एंड फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड रूल्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी to prevent any kind of domination by the majority. minority जो ग्रुप है उसको किसी भी तरह की डोमिनेंस से सेफ रखता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन. मेजोरिटी ग्रुप का अगर किसी मिनॉरिटी ग्रुप पे डोमिनेंस है, अगर वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं, मेजोरिटी ऐसी कोई पावर तो मेजोरिटी के पास नहीं है, लेकिन मेजोरिटी अपनी मनमर्जी से ही अगर किसी मिनॉरिटी ग्रुप को, अगर किसी स्मॉल ग्रुप को परेशान कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेफ गार्ड. कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्टर है, गार्ड है, सेफ गार्ड है मिनॉरिटी ग्रुप का भी. ठीक है, 5 पॉइंट्स आर इनफ फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है,
ये 5 पॉइंट शायद आपको समझ आ गएंगे कि क्यों हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लुक एट द wording of the two documents given below. The first column is from the 1990s Nepal constitution and second column is from the more recent constitution of Nepal. इसमें नेपाल की दो सिचुएशंस दे रखे हैं कि 1990 से पहले जो नेपाल था उसकी क्या सिचुएशंस थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, एग्जीक्यूटिव पावर थी, और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल देखना आर्टिकल 35 एग्जीक्यूटिव पावर जो थी, एग्जीक्यूटिव पावर इन नेपाल, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड इन 2015 आर्टिकल 75 एग्जीक्यूटिव पावर of Nepal shall pursuant to the constitution and laws be vested in the council of minister. अच्छा, यहाँ दो सिचुएशंस आपको दे रखी है, आप क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखना, यहाँ आपके दो सिचुएशंस हैं कि नेपाल की जो कंडीशन है वो 90s में वहाँ के एग्जीक्यूटिव पावर की क्या कंडीशन थी और 2015 में क्या थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेपाल में 90 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, लेकिन उस वक्त वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, मोनार्किज्म था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। 2006 में मोनार्की को रिमूव किया गया और वहाँ कौन सी गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेसी आई। तो दोनों सिचुएशन ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव पावर जो है उनकी सिचुएशन में डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी। जो फर्स्ट जो सिचुएशन है 90s में सारी जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, किंग के हाथ में थी, और उसकी किंग का ही मतलब ओवरऑल जो रूल था वो किंग का था। और सेकंड जो पावर है उसमें क्या हो गया, सारी पावर चेंज होके जो पावर थी वो पीपल्स के हाथ में आ गई, वो मिनिस्टर्स के हाथों में आ गई। ठीक है, नेपाल नीड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे बिकॉज इट इज नो लॉन्गर ऑफ ए मोनार्की। ओके, 1990s जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पावर वाज वेस्टेड इन द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाइल इन 2007 एग्जीक्यूटिव पावर चेंज द हैंड ऑफ किंग। 2007 में 6 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और 7 में एग्जीक्यूटिव जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई, पीपल्स के, वेस्टेड ओनली इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ गई। मतलब पीपल्स के द्वारा जो डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल थे उनमें पावर आ गई। सेकंड जो सिचुएशंस हैं उनमें पावर जो है किंग के पास से बिल्कुल निकल गई, देयरबाय मेकिंग नेपाल ए डेमोक्रेसी फ्रॉम बीइंग ए मोनार्की। अब नेपाल जो है मोनार्की से क्या हो गया, डेमोक्रेसी वहां गई, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। नेपाल नीड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे बिकॉज इट इज नो लॉन्गर ए मोनार्की इन ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेपाल को क्या हुआ, नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, और क्योंकि वहां ज्यादा टाइम तक मोनार्किज्म नहीं चला। ठीक है, और इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर वेस्टेड, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर किसके हाथ में आई। देखो आपको दोनों सिचुएशंस दी गई है और उसमें आपको ये बताना है कि पहले क्या था, पूरी नेपाल की पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ ए किंग। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में पावर इन द हैंड ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पीपल ने जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया उनके हाथ में पावर आ गई। ठीक है, डेमोक्रेटिक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेसी। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑल द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल मस्ट बी चेंज, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, डेमोक्रेटिक कंट्री और मोनार्किज्म में डिफरेंस तो होगा, तो सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल जो थे वो चेंज हो गए नेपाल में। आई थिंक अंडरस्टैंड, नेपाल की दोनों सिचुएशंस, पहले मोनार्किज्म था तो पावर जो थी किंग के हाथ में थी, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस जो थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, ही मिसयूज दिस पावर। ओके, द लीडर माइट मिसयूज द पावर, लीडर क्या करेगा, द लीडर माइट मिसयूज द पावर, और उसकी पावर को मिसयूज करने से रोकने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशंस बने हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द गार्ड अगेंस्ट टू मिसयूज द पावर बाय पॉलिटिकल
लीडर। भाई अगर किसी का जो पावर है उसको में कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी तो वो करेगा क्या, वो मिसयूज करेगा पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द गार्ड अगेंस्ट मिसयूज द पावर ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर। किसी भी पॉलिटिकल लीडर अपनी पावर को मिसयूज ना करे, उसके अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गार्ड है हमारा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ सिचुएशंस यहाँ पे दी हुई है, ईच आइडेंटिफाई द मिनोरिटी। उन सिचुएशंस में हमें मिनोरिटी कौन है, माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है, ये पता लगाना है। राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट, और क्यों हम सोचते हैं कि मिनोरिटी जो ग्रुप है उसका रेस्पेक्ट करना जरूरी है। फर्स्ट जो सिचुएशंस है, इन ए स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। एक स्कूल जहाँ है वहाँ 30 टीचर्स, टोटल number of teachers are 30 and where 20s are women's and 20s are male and 30s are 10 are women's. तो who are in minority, female are in minority। ऐसे में क्या है, तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि the teachers minority है, so she must be allowed to space as voice। ठीक है, जो फीमेल टीचर है उसको भी अपनी बात रखने का, अपनी वॉइस रखने का उसको भी उतना ही राइट होना चाहिए, ताकि मेल टीचर्स को है तो उनकी भी टीचिंग जो होगी इफेक्टिव होगी और वो डोमिनेंट भी नहीं होंगी। ठीक, वो एक्सप्लॉइट भी नहीं होंगी, क्योंकि मेल टीचर ज़्यादा होने से कहीं ऐसा ना हो कि मेल टीचर वहाँ डोमिनेंट हो और फीमेल टीचर जो है अपनी बात नहीं रख सकते, उसके कारण जो उनकी टीचिंग पे इफेक्ट हो, टीचिंग जो है उनकी इफेक्टिव नहीं हो। ऐसे में मिनॉरिटी जो ग्रुप है वहाँ भी इक्वलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकंड सिचुएशन, इन ए सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। एक सिटी है जहाँ 5% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट की है। ऑब्वियसली मिनॉरिटी कौन होगा, बुद्धिस्ट ग्रुप। जो 5% पॉपुलेशन है, 95 अदर्स हैं, तो 5% मिनॉरिटी है तो मिनॉरिटी बुद्धिस्ट है। तो ऐसे में क्या होगा कि उनके भी रिलीजियन को, उनके भी कल्चर को बराबर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनके साथ भी इक्वल बिहेव किया जाना चाहिए, उसके साथ किसी अदर ग्रुप को डोमिनेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू फॉलो द रिलीजियन। हर इंडियन को अपना रिलीजियन, वी हैव द पॉइंट ऑफ सेकुलरिज्म ना, सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को अपने रिलीजियंस को फॉलो करने का राइट है। तो उनके साथ हम लोग किसी अपनी चॉइस से, सो मस्ट रेस्पेक्ट देयर रिलीजन, तो उनके रिलीजन का भी रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ मिनॉरिटी कौन है, बुद्धिस्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि बुद्धिस्ट आर इन मिनॉरिटी और एवरी इंडियंस हैव राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, सो ऑल रेस्पेक्ट देयर रिलीजन्स ऑल्सो। उनको हर इंडियन को ये राइट है अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग हर इंडियन अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, एंड ऑल अदर्स पीपल ऑल्सो मस्ट बी रेस्पेक्ट देयर रिलीजन। बुद्धिस्ट जो रिलीजन है 5% है, तो अदर पीपल को भी उनके रिलीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज कम से कम इंटरफेयर तो नहीं करे। नेक्स्ट सिचुएशन, इन ए फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉय 80% आर वेजिटेरियन। एक मेस है जहाँ पे 100% एम्प्लॉय वर्क करे, 80% वेजिटेरियन है, 20% नॉन वेजिटेरियन। तो मिनॉरिटी तो किसकी होगी, 20% जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी है, लेकिन हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फूड चॉइसेस आर देयर ओन चॉइस। फूड की जो चॉइस है वो उनकी खुद की चॉइस है, तो उनको वो अपनी चॉइस से फूड को ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन वेजिटेरियन आर मिनॉरिटी, फूड चॉइस इज पर्सनल विश, सो दे शुड हैव फ्रीडम टू ईट व्हाट दे वांट। ठीक है, फूड चॉइस जो है उनकी पर्सनल चॉइस होती है। बहुत सारे लोग होते हैं वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस है, तो नॉन वेजिटेरियंस के साथ हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि उनके साथ इक्वलिटी नहीं की जाए या फिर उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट किया जाए, उनकी ओन चॉइस है। तो एनीवन कैन ईट व्हाट शुड बी ही वांट्स, जो भी वो चाहता है वो ले सकता है अपने फूड आइटम्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इन क्लास ऑफ 50% 50 स्टूडेंट, एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, 40 बिलोंग
टू मोर वेल ऑफ फैमिली। हाँ ये देखो कि एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, 40 जो स्टूडेंट है वो वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो क्या होता है, हम बर्थ के साथ किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वी कांट डिस्क्रिमिनेट इन एनी चाइल्ड, हम किसी भी चाइल्ड के साथ, किसी भी बच्चे के साथ उसके बर्थ को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू कैन राइट अंडर द प्रिविलेज आर minority citizen cannot be discriminated by the birth, so their views have to be respect। ऐसा नहीं है कि 40 जो है वो वेल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनके टीचर को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ उनकी बातें नहीं सुने, जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके व्यूज का भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उनका भी क्लास में उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए जो बाकी 40 स्टूडेंट्स का हो, क्योंकि हम लोग किसी को भी राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम किसी भी चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ से या उसके जो सोशल स्टेटस से, उसका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, इकोनॉमिकल जो उस कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चाइल्ड के साथ नहीं कर सकते। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड these questions। Our next question is the column on the left list some of the key feature of the Indian Constitution। यहाँ पे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उनको in the other column write 2 sentences in your own word on why you think this feature is important। अच्छा, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, these 4 features are mentioned here। यहाँ 4 features जो है वो मेंशन किए गए हैं। अब इसमें ये बताना है कि आपको अपनी ऑन व्यू पॉइंट से, अपने ऑन वर्ड्स में 2 सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं कि ये फीचर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्यों अडॉप्ट किया है। फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव 4 की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्लियामेंट ने इसको हम क्यों मानते हैं कि पार्लियामेंट ने इनको क्यों अडॉप्ट किया है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट देखिए फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में मैंने क्या बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करना क्या है, फेडरलिज्म, ठीक है। और पार्लियामेंट ने इसको क्यों अडॉप्ट किया है, इट इज इंश्योर द नेशनल यूनिटी। इससे क्या होती है, एक नेशनल यूनिटी बनी होती है कि सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। इट अलाउ द इंडिविजुअल प्रोग्रेस, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये मानना था कि ये इंडिविजुअल प्रोग्रेस में भी हेल्प करता है, कि एक पर्सन जो है इंडिविजुअल प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि अगर हमारी जो प्रॉब्लम है हमें कहीं पे सुनानी है तो वो हमारे नियरर हो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचना, एक अचीव करना सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचना बहुत लंबा पड़ता है, और एक स्टेट में ही अगर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो ऑब्वियसली वी कैन इम्प्रूव मोर देन, हम लोग ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर एक गवर्नमेंट ना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड सुप्रीम पावर बट इट्स कंस्टिट्यूएंट स्टेट हैव सम पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो सुप्रीम पावर तो है ही है, लेकिन फिर भी उसने वही पावर स्टेट के पास भी दे रखी है। एक स्टेट जो है वो भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। सेकंड अपना जो है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट क्यों किया गया है। जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों की जो पावर है उसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है। तो ये हमने पार्लियामेंट ने क्यों अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों अडॉप्ट किया है, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों रखा है। फर्स्ट, ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, द टायरेनिकल यूज ऑफ पावर अवॉइडेड। इसमें क्या था, किस टायरेनिकल यूज, अगर किसी एक को पावरफुल बना दिया जाए, सारी पावर वेस्टेड इन ओनली इन लेजिस्लेचर, तो ऑब्वियसली वो अपनी टायरेनिकल पावर को यूज करेगा, वो अदर जो ग्रुप है उन पर डोमिनेंट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस को रोकने के लिए तीनों की पावर ही डिफरेंट कर दी, तीनों का
मतलब जुडिशरी की पावर बिल्कुल अलग है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को बिल्कुल अलग कर दिया गया, क्योंकि कोई भी टायरेनिकल यूज नहीं कर सकता अपनी पावर को, ठीक है, सिंस इट डज नॉट वेस्ट पावर इन वन अथॉरिटी, या फिर हम ये भी नहीं हो सकता कि एक अथॉरिटी के पास ये सारी पावर आ गई तो वो क्या हो, मोनोपोली हो जाती है उसकी, कि सारी पावर उसके पास है तो सारी उसी की मर्जी चलती है। ऐसे में पावर को डिवाइड कर दिया गया। 3 ऑर्गन्स कैन पावर टू चेक इच अदर, और इससे एक फायदा और होता है, तीनों जो ऑर्गन अगर पावरफुल है तो दे कैन चेक द ईच अदर्स पावर ऑल्सो, वो एक दूसरे की पावर को भी चेक कर सकते हैं। अगर एक ही ग्रुप डोमिनेंट हो गया, अगर एग्जीक्यूटिव फुल्ली लेजिस्लेचर के अंडर में वर्क करता तो लेजिस्लेचर क्या होता, उस पर एक टायरेनिकल पावर यूज करता, डोमिनेंट होता, उसको सप्रेस करके रखता, दबा के रखता। ऐसे में क्या है, पावर का सेपरेशन होना, लेजिस्लेचर भी पावर है तो एग्जीक्यूटिव भी पावर है। ऐसे में क्या है, वो दोनों एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, वर्क को चेक कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी अपनी पावर का मिसयूज भी नहीं कर सकता। और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, उसकी भी पावर को चेक किया जा सकता है, वो भी किसी के अंडर में होती है, तो उसकी वो भी अपनी पावर, ना तो इससे क्या है पावर का मिसयूज होता है, एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, किसी की भी मोनोपोली नहीं हो सकती इसमें, पावर का सेपरेशन होना। अगर सबके पास पावर है तो किसी की भी मोनोपोली नहीं होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, उस अडॉप्ट किया है, इसके पीछे क्या रीजन है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कंट्री में इक्वलिटी और फ्रीडम जो है वो मेंटेन की जा सके, सब इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का हो, एवरीबॉडी हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी जो सेक्शन है वो बैकवर्ड नहीं रह जाए, किसी भी अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं रह जाए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वलिटी मेंटेन हो, फ्रीडम मेंटेन हो, इसके लिए हमने फंडामेंटल राइट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट सबका हो, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द पिक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चलो ये तो हो गया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का तो इजी है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, इक्वलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, फ्रीडम मेंटेन करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, कोई भी पर्सन जो है कंट्री में है, उसी कंट्री का एक पीपल जो है वो सारी फैसिलिटी एंजॉय करता है, और एक पर्सन ऐसा हो जो उसको किसी भी तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा क्या है जो हमने अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पार्लियामेंट मीन्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ईच पर्सन हैव राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस के अकॉर्डिंग द एडल्ट पर्सन जो है 18 ईयर्स जिसकी एज क्रॉस हो चुकी है उसको वोट देने का राइट होता है, ठीक है। वोटिंग राइट सबके पास हो, सब अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है अपनी मर्जी से एक सुटेबल पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सके, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट से ही निकल के आता है। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका लीडर। मेजोरिटी पार्टी मतलब पीपल्स ने वोट देके ही तो किसी पार्टी को मेजोरिटी पार्टी बनाया है, तो उस मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट को भी वही मेंबर तो इलेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर और स्टेट के दोनों हाउसेस के मेंबर जो है, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, वो मिलके हमारे ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, मतलब हमारा जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, मेन लीडर है, ठीक है, सुप्रीम कमांडर जो है वो हमने डायरेक्ट इलेक्ट किया, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि सारे पीपल्स को इक्वल राइट हो, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है खुद चूज करें। तो ऐसे में डायरेक्ट इलेक्शन किसी भी पर्सन का हो, रिप्रेजेंटेटिव का डायरेक्ट मतलब पीपल्स का रोल हो, हमारा रोल उसमें इलेक्शन में हो, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। पूरी जो कैबिनेट होती है वो हमारी डायरेक्ट इलेक्टेड होती है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस के अकॉर्डिंग एवरी एडल्ट पर्सन, एवरी 18 ईयर्स क्रॉस पर्सन
कैन गिव द वोट, वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स जो है, एक क्वेश्चन और आपका रह गया कि राइट डाउन द नेम ऑफ इंडियन स्टेट, कुछ इंडियन स्टेट्स के नेम लिखने हैं विच शेयर द बॉर्डर विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशन, जो इस नेशन को ये जो है इसको बॉर्डर शेयर कर रहा हो, ठीक है। बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश जो है उससे कौन कौन से हमारे स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, भूटान से कौन कौन से हमारे स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और नेपाल से, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, ऑल दीज थ्री कंट्रीज आर आवर नेबरिंग कंट्री, ये हमारे स्टेट से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करते हैं और ये हमारे नेबरिंग कंट्री है। तो बांग्लादेश जो है उससे हमारा असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, ये सिक्किम जो है वो ये बांग्लादेश जो है यहाँ से वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, त्रिपुरा है, असम है, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। भूटान से सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, वेस्ट बंगाल है, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये आप मैप में भी देख सकते हो, आप इंडिया का मैप देखना क्लियरली, उत्तर प्रदेश जो है उसके जस्ट ऊपर जो है, इंडिया का जो हम मैप बनाते हैं उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर नेपाल है, और नेपाल में ये जो सिक्किम है, सिक्किम के एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम से बिल्कुल बाद में, अच्छा नेपाल से सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो, उसके बाद भूटान है, और एक गैप दिया हुआ है जो अपने ईस्टर्न स्टेट है, और इधर जो नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, ईस्टर्न स्टेट असम की तरफ हम जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वहाँ बांग्लादेश है। तो आप ये एक्सरसाइज आपके लिए है कि मैंने बता भी दिया है, तो आप इन स्टेट्स को कौन कौन से ये जो कंट्रीज है बांग्लादेश, भूटान, इनसे हमारे कौन से स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। आप मैप में बिल्कुल क्लियर ये पता लगाया जा सकता है, देखा जा सकता है कि बांग्लादेश जो है असम के इधर, असम एंड वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बीच में है, तो असम इससे बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। और भी कोई स्टेट होगा ऊपर, आप देखना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सिक्किम भी शायद उससे, ये त्रिपुरा भी हो सकता है छोटा सा, ठीक है, अदर भूटान और नेपाल से, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक बार मैं आपको ग्लॉसरी जो है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स होता है व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट ऑफ वंस जजमेंट, मतलब नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सारा जो जजमेंट है वो किसी एक के हाथ में होता है, वो एक जो है अपना मन चाहा मनमाना बिहेव कर सकता है, सारे डिसीजंस जो होते हैं, मोनोपोली जो होती है वो किसी एक के हाथ में होती है। दिस कैन बी यूज रेफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड, रूल जो है फिक्स नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डिसीजन दैट हैव नो बेसिस, डिसीजन का भी कोई बेस नहीं है, ठीक है, वो होती है आर्बिट्रेरी। आइडियल, एक गोल और एक प्रिंसिपल, आइडियल तो होता है कि एक गोल है हमारा, एक लक्ष्य जो होता है, एक प्रिंसिपल जो होता है, इट इज मोस्ट एक्सीलेंट एंड परफेक्ट फॉर्म, आर्टिवेरी से बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट फॉर्म जो होती है, एक्सीलेंट फॉर्म जो होती है, एक निश्चित हमारा जो गोल होता है कि हमने ये गोल किया, उसके अकॉर्डिंग जो वर्क किया जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो टॉपिक है वो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब ब्रिटिश जब यहाँ रूल कर रहे थे तो हम हमारे फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, 19 सेंचुरी में जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया गया, जो बहुत सारा वर्क किया गया, उसको नेशनल मूवमेंट बोलेंगे। movement emerged in 19th century. India saw the thousands of men and women, including of them, even all religions, male, women, all are including in this movement. And finally we got freedom on 1947. 47 तक finally हमने freedom को पाई लिया था, ठीक है। Polity, a society that has organized political structure. India is a democratic polity. Polity means होता है एक society जो एक democratic structure में ढली हुई है। जैसे इंडिया जो है एक political democratic polity है, एक पूरा group जो है peoples का जो group है जो किसी न किसी सांचे में ढला होता है, जैसे इंडिया है वो democratic polity में आता है। Sovereign, in this context, in this chapter, it refer to independent people. Sovereign means independent people.
मतलब people have all the rights, people express their own views, independent peoples, ठीक है. Trafficking, human trafficking, the practice of the illegal buying and selling of different commodities areas of national border. Okay. ट्रैफिकिंग मीन्स तो होता है इलीगल बाइंग समथिंग फ्रॉम द नेशनल बॉर्डर्स, जो नेशनल बॉर्डर्स है वहां पे इलीगली, okay, illegally we can buy something, it is the trafficking, okay, without the permission of the government, without information of the government or any other institute, we can buy something from the another country, it is the human trafficking, okay. In this context, fundamental right discussed in this chapter, so that's why we discussed the fundamental rights in this chapter, and it refer the illegal trade. Sometimes most of the peoples doing the illegal trades also in this type of trafficking, okay, particularly women and human beings, illegal trade in human beings, particularly women and okay, human trafficking means illegal buying something, मतलब material, and human trafficking means illegally buying human beings, ह्यूमन बींग्स का बिजनेस करना जो बहुत टाइम में होता था, ठीक है. ह्यूमन बींग्स को जो ये कॉलोनियल जो कंट्रीज होते थे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज की जो कॉलोनी होती थी वो वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी. बहुत सारे लेबर्स जो होते थे वो अपनी कॉलोनी से ये लोग ट्रैफिक करके लेके जाते थे, और स्पेशली इंक्लूड वीमेन्स एंड चिल्ड्रंस. नेक्स्ट, टायरनी, द क्रूरल एंड अनजस्टिस यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी का, स्पेशली इन मोनार्किज्म में टायरनी, जहाँ मोनोपोली होती है, जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, मोस्टली इन डिक्टेटरशिप जहाँ होती है, डिक्टेटर्स जो होते हैं दे यूज्ड टू टायरनी ऑन देयर पीपल्स, ऑन देयर जो पीपल्स है जिन पे वो रूल करते हैं उन पे जो उनकी टायरनी होती है, ठीक है. स्पेशली इट इज नॉट पॉसिबल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज ओनली डिड इन the dictatorship, dictatorial countries, okay. So glossary also we discussed, question answers I explained in front of you. So all the questions and not a glossary, glossary आप बुक्स में आपके एजेटिव्स दी हुई है, इसको बुक में करने की जरूरत नहीं है. जो भी क्वेश्चंस है उसको आप अपनी बुक नोटबुक में फेयरली अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है. थैंक यू.